नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 9 अप्रैल 2026 और यह 71 बीपीएससी मेंस करंट अफेयर रिवीजन का चौथा वीडियो होगा। इससे पहले 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जाकर के देखिएगा। तीनों के पीडीएफ भी मैंने स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दिया है। एक दिन बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाता है। मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, केवल पीडीएफ पढ़ के रिवीजन मत कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो सके। लास्ट टाइम आप लोगों को अच्छा जा रहा होगा। क्या कर रहे होंगे अभी? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। 1 घंटा लिख लिया, 2 दिन में 1 दिन लिख लिया, वो सब चल जाता है। लेकिन आपको जो करना है लास्ट टाइम में वो है कंटेंट। जितना ज़्यादा टॉपिक को टच कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, उतना ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आपने पिछले 5 महीनों में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की ही होगी। अगर आपके पास में कंटेंट होगा, पता होगा टॉपिक के बारे में, तो थोड़ा बहुत भी आप लिख करके ज़रूर ही आ जाएंगे। आज का टॉपिक अपना क्या क्या है, तो आई होप आपने रिवाइज कर रहे होंगे आज आप, और पढ़ लिया होगा सभी टॉपिक को। प्रहार क्या है? भारत के आज़ादी के बाद से पहली बार एंटी टेरर रणनीति जारी की गई भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम है प्रहार। नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी स्ट्रेटजी, प्रहार नाम है इसका। आई थिंक आपने पढ़ा होगा। भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली और तैयारी, भारत की आक्रामक निवारक क्षमताएं, भारत के समक्ष चुनौतियां और आगे की राह पढ़ेंगे हम लोग। डिफेंस के मामले को जरा आज हम लोग सुलटाएंगे, क्योंकि वॉर के कारण से सारी चीज़ें चर्चा में है। शाहेद ड्रोन, भारत के कम लागत वाले स्ट्राइक ड्रोन जैसे शेषनाग है, उसको पढ़ेंगे। वेस्ट एशिया क्राइसिस है। नाविक सिस्टम, ये फेल हो गया है ये सिस्टम हमारा। नाविक जो अपना स्वदेशी जीपीएस है वो बंद पड़ा हुआ है अभी। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अहम योगदान था इसका, लेकिन फिलहाल में यह ठप पड़ गया है, बिल्कुल बंद। इसको देखेंगे हम लोग। और नीति आयोग का यह रिपोर्ट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, यह मार्च महीने में जारी किया गया है। तो इसका रिवीजन भी हम लोग करने वाले हैं। मेरे हिसाब से यह आपका मार्च का यह फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट यह पूछे जाने की संभावना बन रही है। एक दिन हम लोग फिर बिहार के करंट का रिवाइज करेंगे। एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रिवाइज करवा दूं आपको। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है प्रहार। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी स्ट्रेटजी टाइटल्ड प्रहार, इसका प्रहार जो नाम है ना, PRAHAAR, ये इसके 7 स्तंभ हैं, 3 3 6 1 7। ये जो 7 है ना शब्द, ये 7 पिलर्स हैं इस स्ट्रेटजी के, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यह नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि दृष्टिकोण को एक औपचारिक, ऑफिशियल और कोड करता है, मतलब संहिताबद्ध करता है, कोडिफाइड जिसको कहते हैं। यह एक प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव, सुरक्षा रुख से हट करके खुफिया संचालित और सक्रिय, इंटेलिजेंस ड्रिवेन एंड प्रोएक्टिव, मतलब कि हम आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए नहीं बैठे हैं गुरु। मतलब तुम प्लान करोगे, उसी समय हम तुम्हें उड़ा देंगे। अगर हमें जानकारी मिली तो हम वेट नहीं करेंगे कि हमला हो तब हम रिएक्ट करें। ये है इस नीति का क्रक्स, कि पहले जो हमारा डिफेंसिव था, अब वो क्या हो गया, पहले हम राहुल द्रविड़ जैसे खेल रहे थे, अब विराट कोहली स्टाइल में खेलेंगे हम, बिल्कुल खुल के आगे बढ़ के। समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, शब्दों का उपयोग करना है कि डिफेंसिव से हम प्रोएक्टिव की तरफ में आए हैं। ठीक है, तो उसी को नाम दिया गया प्रहार। इसीलिए नाम जो दिया गया प्रहार, इसका तात्पर्य रही है कि अटैकिंग। अब हमारी नीति डिफेंसिव नहीं होगी, अब हमारी नीति अटैकिंग की होगी, कि बस जो हम वेट नहीं करेंगे कि हमला हो तब रिएक्ट कर रहे हैं या रोकते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल धुरंधर स्टाइल वाला। इस रणनीति के प्रहार को जरा फुल फॉर्म को याद रखना है आपको, क्योंकि यही वो 7 पिलर्स हैं जिसके इर्द गिर्द आपका पूरा आंसर बनेगा। सवाल क्या पूछा जा सकता है? सवाल पूछा जाता है, हाल ही भारत ने देश में पहली बार आज़ादी के बाद से आतंकवादी रोधी नीति को जारी किया है। इसके बारे में बताएं, या इसका विश्लेषण करें, या इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ये सब आपका डायरेक्टिव वर्ड्स हो सकता है। तो P फॉर क्या है?
प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक, आतंकी हमलों की रोकथाम। मल्टी एजेंसी सेंटर ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के माध्यम से रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करके आतंकी घटनाओं को होने से पहले रोकना है। आ रहा है रिस्पॉन्स दैट आर स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट, मतलब त्वरित और अनुपातिक प्रतिक्रिया, खतरे के अनुसार तुरंत कार्रवाई। इसमें स्थानीय पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे जिन्हें एनएसजी, एटीएस और केंद्रीय बलों का समर्थन प्राप्त होगा। तो आर का मतलब था रिस्पॉन्स। ए का मतलब क्या है? एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटी, आंतरिक क्षमताओं को एकीकृत करना। ए का मतलब है संपूर्ण सरकार, होल ऑफ गवर्नमेंट के दृष्टिकोण के तहत सुरक्षा एजेंसियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, उन्हें नई तकनीक और हथियार सौंपना, सभी राज्यों में जो एटीएस है उनको भी एक समान मंच पर लेकर के आना। नेट ग्रिड का जो आपने नाम सुना होगा, नेट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग जो ग्रिड है वो भी यही है कि भाई आतंकवादी एक राज्य का एक हिस्से का नहीं होगा, पूरे देश का होना चाहिए, पूरे देश को मिलकर के काम करना चाहिए। तो ये जो है ये यही है कि आंतरिक जितनी क्षमताएं हैं उन सब को एक करके हम लड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, मानवाधिकार और कानून का शासन। अगर कोई पकड़ा जाता है तो सरेआम उसको फांसी पर नहीं लटकाते हैं हम, जुडिशियल जो हमारा प्रोसेस है उसका हिस्सा बनेगा और उसके थ्रू गो थ्रू हो करके उसको फांसी की सज़ा मिलेगी तो वो होगा, उम्र कैद होगी तो वो होगा, या जो भी होगा, मतलब कानून का शासन होगा। मानवाधिकार के पहलू को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, यही एक सभ्य समाज की पहचान होती है। तो ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ जो है इसको भी हमने रखा है। पांचवा पिलर है जिसको कहा जाता है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को कम करना, रेडिकलाइजेशन जिसको कहा जाता है। क्यों कोई आदमी हमारे देश से किसी युवा को हायर करने में सक्सेस हो जाता है भाई? क्यों किसी को रेडिकलाइज कर लेता है आसानी से? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कैसे किसी के हाथ में कोई गन थमा देता है? तो रेडिकलाइजेशन यानी कि जो आतंकवाद में लड़के जा रहे हैं हमारे, उस चेन को, सप्लाई को रोकना, रेडिकलाइजेशन को रोकना, भटके हुए युवाओं के पुनर्वास के लिए ग्रेडेड पुलिस रिस्पॉन्स और कट्टर गुर्गों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। जो इन युवाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ भी कट्टर कार्रवाई की बात यह जो है वो पांचवें पिलर में करता है कि भाई आतंकवाद को सप्लाई, जो ह्यूमन पावर सप्लाई हो रहा है उसको रोका जाए। तो रेडिकलाइजेशन को कम करने का भी प्रयास है। अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संरेखित करना, परस्पर कानूनी सहायक संधि उपयोग करके आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने, वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करना, जैसे कि आपने सुना होगा FATF का, ये क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करता है? टेरर फंडिंग को कम करने में यह मदद करता है, और अगर कोई देश कर रहा है इस तरह की हरकतें तो उस पर सैंक्शन भी लगाया जा सकता है। रिकवरी एंड रिजिलेंस, बहाली और लचीलापन, किसी भी आतंकी घटना के बाद समाज को तेजी से उभरने के लिए संपूर्ण समाज का दृष्टिकोण, इसे पीड़ित समुदाय की मदद, गैर सरकारी संगठन के मनोवैज्ञानिकों और समुदाय के नेताओं को शामिल करना, जिससे समाज जिसने अभी तुरंत टेरर को झेला है वो इसके दंश से बाहर आ सके, खुद को रेडिकलाइज होने से रोक सके, खुद के अंदर मानवीय पहलू को मजबूत बना करके रख सके। जैसे जब पहलगांव के अटैक किया गया था, जिसमें नाम पूछ करके, पैंट खोल करके, लिंग पहचान करके जो अटैक किया गया था, उसके बाद देश की स्थिति कैसी थी? तो यही तो वो चाह रहे थे कि पूरे समाज को दो भागों में बांट दिया जाए। तो इसके लिए इस हिस्से को भी रखा गया है कि आफ्टर टेरर अटैक समाज जो है वो दूषित ना हो, वो बचा हुआ रहे, वो इसको रोकने का काम करे, न कि रेडिकलाइजेशन को बढ़ाए। तो इस 7 पिलर्स को आपको ध्यान में रखना है, इनमें से पूछा जा सकता है, और ये सातों के सातों में से आपको मैक्सिमम को याद रखने का ट्रिक कोई अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम में भी पूछ सकता है ये 72 में, और 71 मेंस से भी पूछ सकता है, नहीं तो फिर 72 मेंस से पूछेगा। देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति है, इसलिए पूछेगा जरूर। आज क्यों आवश्यक है इस प्रकार की पॉलिसी? सबसे पहला सवाल तो हाइब्रिड और साइबर खतरों का उदय हो चुका है, जिसमें आतंकवादी अब केवल ज़मीनी हमले नहीं करते हैं बल्कि साइबर हमले, डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ड्रोन इत्यादि का नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं देश की आंतरिक सुरक्षा को तबाह करने के लिए। प्रहार नीति निजी क्षेत्र और तकनीकी नवाचार के माध्यम से इन फ्यूचरिस्टिक खतरों से निपटने पर भी जोर दे रही है। ऐसे खतरे जो हमारे सामने आ सकते हैं, जैसे एक टॉपिक होता है
आतंकवाद का बदलता स्वरूप, तो उसमें आप लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या बदल रहा है स्वरूप। तो जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगा टेररिज्म का, उससे लड़ने के लिए अभी ही हमें इंतजाम करना पड़ेगा। छद्म युद्ध और राज्य प्रायोजित आतंकवाद, प्रॉक्सी वॉर एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जैसे अपने यहाँ पर जो आतंकवाद होता है वो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड होता है। तो इससे लड़ने के लिए भी हमें इस प्रकार की नीतियाँ चाहिए ही। कट्टरपंथ और लोन वुल्फ हमले, लोन वुल्फ का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी संगठन, किसी का आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ हो तभी वो हमारे लिए ख़तरनाक होगा। नहीं, कोई एक आदमी जो ऑनलाइन घर में बैठा हुआ है, रेडिकल बनाने वाले वीडियोज़ और उस प्रकार के कंटेंट देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है इस प्रकार का, और तरह तरह के नेट पर चीज़ें उपलब्ध हैं, डार्क नेट पर उपलब्ध हैं, और उसके ज़रिए खुद को उसने इतना रेडिकलाइज कर लिया, जिस प्रकार से अमेरिका और फ्रांस में हमने देखा था कि गाड़ी पर बैठा और भीड़ पर चढ़ा दी। इतना ज़्यादा मानसिक रूप से वो रेडिकलाइज हो चुका है वो। इसी प्रकार के अटैक को लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विलांस करना पड़ता है कि कौन क्या है, क्या देख रहा है, कहाँ पर कौन कट्टर बन रहा है, इस प्रकार की चीज़ें। तो इस प्रकार के जो चैलेंजेस बन रहे हैं उससे लड़ने के लिए हमें इस तरह की नीतियों की आवश्यकता पड़ती है। एजेंसियों के बीच समन्वय का भाव ये नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा समन्वय रहेगा उतने ही अच्छे तरीके से हम निपट पाएंगे। CBRNED, इसको याद रखिएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये इस नीति में ही कहा गया है कि CBRNED खतरों से निपटना। CBRNED का मतलब क्या है? इसका मतलब है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव एंड डिजिटल। इस प्रकार के जो टेररिज्म का अलग अलग डायमेंशंस बन रहे हैं, इन सभी से अगर हमें निपटना है तो हमें नए प्रकार के नीतियों की आवश्यकता थी। इसलिए हमने प्रहार नीति को अपनाया है। प्रोएक्टिव अटैकिंग नीति है यह, डिफेंसिव नहीं है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को हमने रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली और तैयारी, इंडियाज एंटी मिसाइल सिस्टम एंड एयर डिफेंस। मैंने 72 BPSC के जो बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे थे और 71 के जिन्होंने टेस्ट दिए उन सबको ये आंसर लिखवाया था मैंने कि हाल के ईरान अमेरिका वॉर में मिसाइल प्रणालियों ने अपने महत्व को स्थापित किया है। इस संबंध में भारत की तैयारियों की चर्चा करें। एक तो ये सवाल हो गया। उसके बाद से एक सवाल और लिखवाया था कि हाल के युद्धों में मिसाइल रक्षक प्रणाली जो है, मिसाइल रोधी प्रणाली जिनको कहा जाता है, एंटी मिसाइल सिस्टम जो हैं, उन्होंने अपने महत्वों को स्थापित किया है। इस संबंध में भारत की तैयारियों की चर्चा करें। एक शब्द बदला है लेकिन दोनों का आंसर बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। मिसाइल अटैकिंग होता है और एंटी मिसाइल सिस्टम डिफेंसिव होता है। जिस प्रकार से ढाल अगर आपने उपयोग किया होगा तो ढाल रोकता है, तलवार अटैक करता है, तो उसी प्रकार से मिसाइल अटैकिंग होता है और एंटी मिसाइल सिस्टम रोकने के लिए उपयोग होता है। इसका शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा हाल ही में कि कितने बड़े स्तर पर ईरान के मिसाइलों ने US और इजराइल को घुटने पर ला दिया। एक मिसाइल के बदौलत यह जीत गया यह युद्ध। भारत, चीन और पाकिस्तान के संभावित दोहरे मोर्चे को खतरे को देखते हुए मजबूत मल्टी लेयर्ड बहुस्तरीय वायु रक्षा ग्रिड बना रहा है भारत, जिसमें अलग अलग लेयर पर अलग अलग प्रकार की मिसाइलें शामिल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल BMD कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम जिसे कहा जाता है, भारत ने स्वदेशी BMD चरण 1 और पूरा कर लिया है जो 2000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों को भी रोक सकता है। इसमें अलग अलग प्रकार के हमारे पास हथियार हैं जिसको हमने रखा हुआ है कि भाई अलग अलग दूरी पर हमारे तरफ आने वाली मिसाइलों को यह रोक सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये प्रूव भी हो गया कि पाकिस्तान का नॉट अ सिंगल मिसाइल हमारे ज़मीन पर अटैक करने में सक्षम हो पाया। हमने सभी को एयर में ही ख़त्म किया, उनके मलबे ज़रूर गिरे ज़मीन पर, उसके अलावा हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ उस दौरान। इसी के संबंध में एक बहुत ही खास सा प्रोजेक्ट है DRDO का जिसको कहा जाता है प्रोजेक्ट कुसा। इसको ज़रूर याद रखिएगा, KUSHA, कुश से कुसा बना है, प्रोजेक्ट कुसा है। भारत का आयरन डोम इसको कहा जाता है। जो DRDO विकसित कर रहा है 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की दूरी पर क्रूज मिसाइल जो सतह से थोड़ी ऊपर चलते हैं, ड्रोन, लड़ाकू विमान को नष्ट करने में सक्षम
अभेद्य ढाल के रूप में यह काम करेगा। प्रोजेक्ट कुशा है, ये भी है हमारे पास में, जिसका उपयोग हम कर रहे हैं। S-400 ट्रम्प मिसाइल है, इसको तो हमने रूस से ख़रीदा है। ये 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी हमारे तरफ आने वाले मिसाइल, वायुयान, कोई फाइटर जेट है, हर चीज़ को यह गिरा सकता है। आकाश और MRSAM है। आकाश स्वदेशी और MRSAM इजराइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित बराक 8 मिसाइल का उपयोग किया जाता है। इसमें मध्यम दूरी 3 से 70 किलोमीटर के खतरों को बेअसर करने के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स दोनों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत सारे देश हमसे खरीदना चाहते हैं, जैसे UAE, जैसे मलेशिया, सऊदी अरब ने भी रुचि दिखाई थी, क्योंकि इतना एडवांस सिस्टम है ये, इतना सस्ता और इतना शानदार सिस्टम दुनिया में फ़िलहाल में किसी के पास नहीं है। आयरन डोम, पेट्रॉइट और थार्ड जैसे जो सिस्टम है अमेरिका और इजराइल के, ये बहुत कॉस्टली सिस्टम है, बहुत महंगे हैं। लेकिन यह आकाश जो सिस्टम है, यह उस तुलना में काफ़ी कम है, दाम इसका सस्ता माना जाता है। एक सिस्टम है भारत सरकार का आकाश तीर, जिसे कहा जाता है बंधुओं। आकाश तीर जो है इंटीग्रेटेड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हमारा। जितने हमारे पास एयर डिफेंस के सिस्टम हैं, उन सब को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ करके एक सीक्वेंस में काम कराना आकाश तीर सिस्टम का काम है। ये भी हमारी वायुसेना के पास में है। QRSAM और VSHORADS, ये इसका नाम ही है। क्या कहा है, सेना के चलते बख्तरबंद दस्तों को ड्रोन और कम दूरी की मिसाइलों से बचाने के लिए क्विक रिस्पांस SAM QRSAM और मैन पोर्टेबल इस सिस्टम को भी शामिल किया गया है। ये शॉर्ट रेंज के डिफेंसिव सिस्टम है जो हमारे सेना उपयोग करती है, मुख्य रूप से आर्मी के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली भी है, जो अपनी तरफ आने वाले मिसाइलों को रोकते हैं। अब भारत की आक्रामक निवारक क्षमताएं क्या क्या हैं, अटैक वाली क्षमताएं क्या क्या हैं, इंडियाज ऑफेंसिव डिटरेंस कैपेबिलिटी जिसको कहा जाता है। मिशन दिव्यास्त्र, जैसे अगर आपको याद हो, हमारा जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत में PATNA, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, नाग, इस प्रकार से, और आकाश, इस प्रकार से डिफेंसिव और अटैकिंग मिसाइल हमारे डेवलप किए गए थे। भारत का इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत पटना का क्या फुल फॉर्म होगा, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये मिसाइल का सिस्टम है हमारा, जिसमें से आकाश डिफेंसिव है, बाकी सारे के सारे अटैकिंग सिस्टम हैं, सारे के सारे अटैकिंग हैं। आकाश जो है यह डिफेंसिव सिस्टम है, इसे हमने डेवलप किया था, हमने अटैकिंग और डेवलपमेंट किया था रोकने और अटैक करने के लिए, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। भारत ने अग्नि 5 पर MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का सफल परीक्षण किया है। यह अग्नि 5 को और भी ज़्यादा घातक बना देगा कि एक बार अगर हमने अग्नि 5 का यूज किया तो एक साथ बहुत सारे टारगेट को वो भेद सकता है। आपने क्लस्टर बम का नाम सुना, क्लस्टर मिसाइल जो ईरान ने उपयोग किया, तो एक प्रकार से क्लस्टर जैसा ही इसका भी स्वभाव होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जो है, यह सिस्टम मिसाइल पर लगाने वाला सिस्टम है जो मौजूद है दुनिया में। चीन, अमेरिका, रूस के अलावा भारत ही एक ऐसा है जिसके पास है। चीन अभी डेवलप कर ही लिया, जबकि हमने डेवलप करके इसको आजमा भी लिया है और आने वाले समय इसको सेना में शामिल किया जाएगा। प्रलय सामरिक मिसाइल है, प्रलय एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जो उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है, इसका भी उपयोग करते। ब्रह्मोस तो है ही, हाइपरसोनिक तकनीक जो है उस पर अभी हम काम कर रहे हैं, ये हमारे पास में अभी नहीं है। वहीं पर चीन ने दावा किया कि उसका हाइपरसोनिक जो है वो परीक्षण के चरण में मौजूद है, यानी कि वह परीक्षण कर रहा है, सेना में शामिल कर सकता है। लेकिन चीन झूठ भी बहुत बोलता है, उसके सारे के सारे हथियार ईरान वॉर में, वेनेजुएला में, सभी जगहों पर फेल साबित हुए हैं। इसी प्रकार से एक और सिस्टम हमने बनाया जिसको कहा जाता है कैनिस्टराइज मिसाइल, यानी कि एक प्रकार से डब्बे में बंद करके उनको कहीं से भी ले जा कर के आप लॉन्च कर सकते हैं, जिसका उदाहरण है
अग्नि प्राइम कहा जाता है। अब इसके साथ सबसे बड़ी खासियत ये हो गई कि इसको पूरे भारत के मेनलैंड में कहीं पर भी आप ले जा सकते हो और बाई रोड आप ले जा सके इसको लॉन्च कर सकते हैं। ट्रेन की पटरियों से भी भारत ने लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया था, जिसके बाद से मणिपुर तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। रॉकेट फोर्स की स्थापना पर भी भारत विचार कर रहा है, क्योंकि चीन ने हाल ही में रॉकेट फोर्स बनाने की बात की थी। तो ये क्या हो गया, हमारे पास अटैकिंग और डिफेंसिव सिस्टम है। बहुत सारे मिसाइलों का आपको नाम पता होगा, सबके नाम लिख दीजिएगा, ब्रह्मोस के नाम लिख दीजिएगा अलग अलग। तो ये क्या हो गया, अटैकिंग और डिफेंसिव। अब चैलेंजेस क्या है हमारे पास, अभी हाइपरसोनिक हथियार न तो हमने बनाया है, न तो दुनिया में आज तक कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम फिलहाल तक, आज है 9 अप्रैल 2026 तक, कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना है जो हाइपरसोनिक हथियारों को रोक सके। ईरान ने इसका उपयोग किया इजराइल में और बिल्कुल नस्तानाबूद कर दिया। भारत सहित दुनिया का कोई भी मौजूदा एंटी मिसाइल प्रणाली वर्तमान में हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों को रोक मारने में सक्षम नहीं है। यह एक बड़ा तकनीकी गैप है जिसका सामना पूरी दुनिया ही कर रहा है। जो पहले बना लेगा वो पहले सुरक्षित हो जाएगा। इंटरसेप्शन की भारी लागत, बहुत ज़्यादा लागत होती है, हमने देखा हाल के युद्धों में ही। डायरेक्ट एनर्जी वेपन की आवश्यकता, यही वो टॉपिक है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्या होते हैं, ये आपने बचपन में लेजर यूज किया है, वही होता है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। शक्तिमान की आंखों से जो रोशनी निकलती है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन उसे कहा जाता है। तो DRDO इस पर काम कर रहा है। एक सिस्टम है दुर्गा 2 प्रोजेक्ट। दुर्गा 2 प्रोजेक्ट तैनात करने के लिए हम काम कर रहे हैं। लेजर तकनीक भी हम बना रहे हैं, लेकिन अभी भी वो सारे के सारे टेस्टिंग फेज में ही है। किसी को भी हमने सेना में डायरेक्टली शामिल नहीं किया है अभी तक, जल्द ही करने वाले हैं, बना रहे हैं। तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन की आवश्यकता हमें है, क्योंकि आने वाला भविष्य का युद्ध या लोहे और पीतल की गोलियों से नहीं लड़ा जाएगा। इसी प्रकार के लेजर, साउंड, इन पर जो बेस्ड हथियार हैं, इसी से लड़ा जाएगा। सैटेलाइट अर्ली वार्निंग सिस्टम, भारत को मिसाइल लॉन्च का तुरंत पता लगाने के लिए अंतरिक्ष आधारित इंफ्रारेड सेंसर से अधिक AWACS एयरबॉर्न वार्निंग विमानों की आवश्यकता है, जिसकी हमारे पास में अभी कमी है। हथियारों का पर्याप्त भंडार, आधुनिक युद्ध कुछ दिनों में खत्म नहीं होते बल्कि लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए हमें स्टॉक बना करके भी रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और इंफॉर्मेशन युद्ध, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना, गलत जानकारी को रोकना, भ्रामक जानकारी को रोकना, इसके युद्ध के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो ये वो टॉपिक था जिसमें हमने भारत के मिसाइल रक्षा प्रणाली, अटैकिंग, डिफेंसिव दोनों को कंप्लीट किया है। इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है वो टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, शाहेद ड्रोन चर्चा में था, इसके बारे में हम लोग ज़रा रिवाइज करेंगे। पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहे शाहेद ड्रोन के बारे में बताइए, भारत की इस संबंध में क्या तैयारी है इसके बारे में बताइए, या सस्ते ड्रोन जो हैं किस प्रकार से युद्ध की स्थिति को बदल पा रहे हैं इसके बारे में बताइए। तो शाहेद फारसी में अर्थ होता है गवाह या शहीद। ड्रोन कम लागत वाले, वन वे अटैक, एक तरफा हमले करने वाले, मतलब कामिकाजा होते हैं, आत्मघाती होते जाएंगे, किसी से टकराएंगे फूट जाएंगे। आत्मघाती होते हैं क्योंकि गाइडेड मिसाइलों की तरह काम करते हैं जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर उड़ान भरते और टकराने पर फट जाते हैं, इसलिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, $20,000 में इसको बनाया जा सकता है, $15,000 से $20,000, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता मिसाइल और सबसे सस्ता हथियार हुआ ये। इसे सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने के प्रकार शाहेद 131, 136 हैं। वर्तमान में रूस के द्वारा, ईरान के द्वारा इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। प्रत्येक की लागत बहुत कम होती है, इसके कारण से यह बहुत ज़्यादा किफ़ायती हो रहा है। और इसे रोकने के लिए जिस पेट्रॉइट मिसाइलों का, जिस थार्ड सिस्टम का, या फिर इजराइल के आयरन डोम का उपयोग किया जा रहा था, उसकी लागत $1,000,000 में होती है। 20 से 25 लाख डॉलर का एक रोकने वाला मिसाइल इस $20,000 के मिसाइल को रोकने के लिए चलाया जा रहा था। इसके कारण से यह युद्ध जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो गया अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, क्योंकि वो $20,000 का सामना कर रहे थे 20 लाख रुपए से, तो कैसे जीत पाते वो। तकनीकी विशेषताएं क्या क्या होती है इसकी, तकनीकी विशेषताएं इसकी बहुत सारी अच्छी होती हैं। रेंज काफ़ी लंबा होता है, 700 से 900 किलोमीटर। सम टाइम थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च कीजिए तो 2000 से 2500 किलोमीटर तक की।
बहुत खतरनाक, और इनको सैटेलाइट वेटेलाइट भी कुछ नहीं चाहिए, अपना स्वयं तरीके से यह नियंत्रित करते हुए अटैक करते हैं। आकार और वजन 2.5 से 3 मीटर की आकार होती है। एक 4 व्हीलर के ऊपर से इसको लॉन्च किया जा सकता है आसानी से। 200 किलोग्राम तक का वजन होता है। मुख्य रूप से ईंधन और पेलोड विस्फोटक शामिल होता है, उसी का वजन होता है, बाकी किसी चीज़ का वजन नहीं होता है। प्रणोदन, इन्हें एक डिस्पोजेबल रॉकेट बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है। लॉन्च के तुरंत बाद बूस्टर अलग हो जाता है और एक पिस्टल चलित इंजन ड्रोन को आगे बढ़ाते रहते हैं। अत्यधिक बहुमुखी होते हैं। इन्हें स्थिर रेल माउंट के साथ साथ चलते वाले वाहनों से भी दागा जा सकता है, मतलब बहुत सारे जगहों से, नॉर्मल सड़क से, चलते हुए वाहनों से, किसी छोटे एरिया से, कहीं से भी इसको आप लॉन्च कर सकते हैं और यह सक्सेसफुली जाके टकराता है। नेविगेशन और वॉरहेड क्या है? दिशा निर्देशन के लिए ड्रोन नागरिक जीपीएस और एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का संयोजन का उपयोग करता है, जिनमें लॉन्च से पहले ही लक्ष्य के निर्देशांक कोऑर्डिनेट फीड कर दिए जाते हैं, और उसके बाद अगर कमांड सेंटर से इसका कनेक्शन टूट भी जाए तो भी ये अपने फीड किए हुए कोऑर्डिनेट पर जाकर के गिर जाता है, इसीलिए ये खतरनाक हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको ज़रूर याद रखिएगा। क्या भारत के पास इस तरह का चीज़ है? बिल्कुल है, जिसका नाम है शेषनाग 150। क्या नाम है उसका? शेषनाग 150। शाहेद जो है यह स्वर्ण ड्रोन के श्रेणी में आते हैं। स्वर्ण का मतलब एक साथ 20 से 25 शाहेद ड्रोन उड़ेंगे, सैकड़ों उड़ सकते हैं और सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहेंगे और झुंड बना करके अटैक करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? स्वर्ण तकनीक कहा जाता है। इसी प्रकार से भारत ने शेषनाग 150 एक रखा हुआ है। डीआरडीओ ने इसको लॉन्च भी किया था, बनाया भी सक्सेसफुल तरीके से। पिछले 4 वर्षों में यूक्रेन और हाल ही में ईरान इजराइल वॉर के बाद ये साबित हो गया है कि कम लागत वाले कामिकाजा आत्मघाती ड्रोन आधुनिक युद्ध का स्वरूप बदल रहे हैं, जिसके कारण से भारत ने भी इस प्रकार की चीज़ें बनाई है। शेषनाग 150 और प्रोजेक्ट KAL, जिसको काल भी कह देते हैं, कि प्रमुख विशेषताओं को जरा हम लोग इसमें रिवाइज करेंगे। शेषनाग 150 का विकास इसे बेंगलोर स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह ईरान के शाहेद 136 का सबसे करीबी भारतीय समकक्ष है। इसका प्रक्षेपण भी सफलतापूर्वक किया गया है। सब कुछ सही है, ओके है। उपयोग करने के लिए मतलब अब उपयोग में शामिल किया जा सकता है। मारक क्षमताएं 1000 किलोमीटर से अधिक की है। 25 से 40 किलोग्राम तक का विस्फोटक भी आसानी से यह कैरी कर सकता है। AI आधारित स्वर्ण तकनीक, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वर्ण झुंड बनाकर कोऑर्डिनेट करते हुए एक दूसरे से अटैक करने की क्षमता है। प्रोजेक्ट KAL है, काल है या नोएडा स्थित IG ड्रोन्स के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अत्यधिक गोपनीय लंबी दूरी तक का कामिकाजा ड्रोन प्रोजेक्ट है। लंबी दूरी यानी कि बियॉन्ड 2500 किलोमीटर, उतनी दूरी तक यह जाकर कामिकाजा ड्रोन मार कर सकता है। KAL की क्षमता प्रोजेक्ट काल को दुश्मन के इलाकों में 1000 किलोमीटर तक गहरी मार करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। मिनिमम जो होगा वो 1000 किलोमीटर होगा। जैसे अभी जो हमने देखा शाहेद के साथ में था 700-800 से 2225 किलोमीटर तक, तो ये जो है उससे बियॉन्ड जा सकता है, मिनिमम 1000 और उसके आगे तक के लिए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह बीजिंग को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जा रहा है। यह दोनों ड्रोन पारंपरिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की तुलना में असाधारण रूप से सस्ते हैं, जिन्हें बड़ी संख्या में उत्पादित किया जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है जो भारत बना रहा है। सेना में शामिल अन्य सामरिक ड्रोन जो हैं, नागास्त्र कहा जाता है 1, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। स्काई स्ट्राइकर है, 100 किलोमीटर की रेंज है। अल्फा S है, ये भी स्वर्ण ड्रोन सिस्टम है जो सुखोई MKI या जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखें, इसको ज़रूर ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ वेस्ट एशिया संकट और भारत पर उसका प्रभाव। हमने जितने भी पढ़े हैं ये आपका GS1 करंट अफेयर सेक्शन में छोटे छोटे सवालों में पूछे जा सकते हैं और IR इत्यादि में भी पूछे जा सकते हैं। GS2 के करंट अफेयर के किसी भी सेक्शन में पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से वेस्ट एशिया संकट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, यह आपका IR वाला GS1 टॉपिक में पूछा जा सकता है। पश्चिम एशिया वर्तमान में एक टोटल वॉर में चपेट में है ही। भले ही कल ऐलान हुआ कि भाई सीज फायर हो गया है 15 दिनों के लिए, लेकिन जिस तरह की स्थिति बन रही है सीज फायर ज़्यादा दिन चल जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी, क्योंकि सारे ही पागल बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अमेरिका के टॉप 150
जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो मस्तिष्क के डॉक्टर होते हैं, जो लोगों का बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले एक किताब लिख करके, प्रेस में नोट लिख करके, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख करके कहा था कि ये आदमी पागल है, इसको राष्ट्रपति मत बनाना। आप जा करके सर्च कीजिए, वो किताब मौजूद है। तो फिर भी अब ऐसे आदमी को जिन अमेरिकी लोगों ने चुना वो कैसे होंगे, तो झेल भी वही रहे हैं। इसलिए सीज फायर इज फायर वहाँ पर संभव हो पाता है जहाँ पर मानसिक संतुलन ठीक हो, जहाँ पर रात में क्या खा पी के क्या कमेंट कर दे, क्या शुरू कर दे, पता ही ना हो, तब वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़रा देखिए क्या है ये। तो अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के कारण से पूरा वेस्ट एशिया युद्ध के संकट में घिरा हुआ था। 2 दिन से थोड़ा सा चैन है। अब वेस्ट एशिया जो है यह एनर्जी का हब है, यहीं से पूरे दुनिया में एनर्जी सप्लाई सबसे अधिक होता है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, सभी जगहों पर। तो इन्होंने क्या किया, एक तरीके से दुनिया का जो एनर्जी हब था उसमें आग लगा दी और उसके बाद से दूर से बैठ कर के एंजॉय कर रहे थे। तो इसका भारत पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। वर्तमान संकट के मुख्य कारण क्या थे? अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इजराइल का ऑपरेशन लायंस रोअर के तहत ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे, सैन्य कमान को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 लॉन्च किया और उसने सबको एक दूसरे सबके ऊपर में, वो आपने डायलॉग सुना है ना गैंग्स ऑफ वसीपुर का, कि इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं होगा, वही उसने शुरू कर दिया। मतलब ऐसे ऐसे जगहों पर बम मारे कि मारता था कहीं और, चोट लगता था कहीं और। यूएई जो सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, ये सारे सुरक्षित देश माने जाते थे, सब एनर्जी के हब थे, बिजनेस के हब थे। अब ऐसा बिजनेस का हब हो गया कि लोग नहीं दिख रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट पर, बहुत बिजी एयरपोर्ट था, वैसे जगह की ऐसी स्थिति बन गई थी। बहु मोर्चा था, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, गजा में हमास, सभी जगहों पर यह युद्ध छिड़ गया था। प्राथमिक लक्ष्य था शासन परिवर्तन, लेकिन यह अचीव नहीं हो पाया। उसके बाद से प्राथमिक लक्ष्य हो गया हॉर्मुज को खोलना, जो पहले खुला हुआ था। शासन का अस्तित्व बचाना और क्षेत्रीय संघर्ष ईरान के लिए था हमेशा से ही। स्वायत्त स्वर्ण ड्रोन तकनीक की शुरुआत की गई, लेकिन यह कुछ भी सफलता नहीं पा पाए अमेरिका और इजराइल। अंततः इनको युद्ध रोकना पड़ा। युद्ध के कारण परिणाम सब तो आप जानते ही हैं। भारत पर प्रभाव, आपसे जो पूछा जाएगा कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के लिए यह क्राइसिस किस प्रकार से रहा, आगे की राह क्या हो सकती है। ईरान ब्रिक्स का मेंबर है और ब्रिक्स की बैठक इस बार हमारे यहाँ पर होने वाली, अध्यक्षता हमारे पास है, लेकिन हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, पॉपकॉर्न लेकर के युद्ध को एंजॉय किया हमने। तो ज़रा हम भारत पर प्रभाव को देखेंगे। वॉर सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा और वॉर प्रीमियम, वहाँ पर युद्ध हुआ। जो $60 का 1 बैरल तेल मिल रहा था, वो $110 को छू गया, 110, 120 तक चला गया, जिसके कारण से ढेर सारा हमारा पैसा खर्चा हुआ तेल खरीदने में। देश में गैस का संकट ऐसा हो गया कि आज भी गैस नहीं मिल पाता है। 4000, 5000 जितनी मनमर्जी उतनी में लोग मान रहे हैं। तो अर्थात पहला ऊर्जा सुरक्षा और वॉर प्रीमियम भरना पड़ रहा है हमें। प्रवासियों की सुरक्षा और प्रेषण में गिरावट, 90 मिलियन भारतीय काम करते इन सभी इलाकों में। यदि युद्ध बढ़ता है तो ऑपरेशन राहत जैसी बड़ी निकासी की आवश्यकता होगी, लेकिन 90 लाख लोगों को कोई कैसे निकालेगा, ये भी तो बात है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल में सीज फायर हो गया, यानी कि भारत के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार के संकट क्रिएट हो रहे थे। राजनीतिक कनेक्टिविटी का ठप होना, भारत के दीर्घकालिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ईरान का चाबहार बंदरगाह, सैन्य जोखिम और द्वितीयक प्रतिबंधों के कारण से पूरी तरीके से ठप हो गए। अब तो इनकी चर्चा भी नहीं हो रही है। कृषि और औद्योगिक इनपुट को झटका, भारत यूरिया एनपीके उर्वरक का 40% आयात इसी क्षेत्र से करता है। संघर्ष के कारण उर्वरक की आपूर्ति बाधित हो गई।
भारत का प्रीमियम बासमती चावल 4 लाख टन से अधिक बंदरगाहों पर फंसा रह गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से नुकसान था। रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा, हमने रणनीतिक स्वायत्तता की बात तो की, लेकिन हमारा पक्ष कहीं न कहीं ईरान के अपोजिट में दिखा, इजराइल और अमेरिका के साथ दिखा, जिसमें हमने ईरान में जो बच्चियों के ऊपर में बम गिराए गए, आयतुल्ला खामनेई को मार दिया गया, हेड ऑफ स्टेट को, लेकिन हमने खंडन नहीं किया, हमने कंडेम नहीं किया। तो रणनीतिक स्वायत्तता भी हमारा इसमें चैलेंज पर लगा हुआ था, दांव पर लगा हुआ था। भारत को इजराइल के साथ अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी और ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंधों के बीच एक कठिन कूटनीतिक संतुलन का बनाए रखना पड़ रहा है, और यह संतुलन बनाए रखना ज़्यादा दिनों के लिए मुश्किल हो सकता है। हिंद महासागर का एरिया और हम जो ग्लोबल साउथ सहयोग की बात करते हैं, उसी ग्लोबल साउथ का भाग है ईरान, उस पर इन्होंने अटैक किया, हमने कुछ नहीं किया। और हिंद महासागर में इतना बड़ा युद्ध हो गया, लेकिन हमने ना तो रोकने में कोई भूमिका निभाई, ना तो हमने कंडेम करने में भूमिका निभाई, ना तो हमने साथ ही दिया कि चलो मिल कर के निपटाते हैं ईरान को, हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज बन सकता है। हमारे करीब में ही ईरान के युद्धपोत को डुबोया गया, तो भारत की छवि जो थी उसको नुकसान कहीं न कहीं पहुंचा है। भारत को अब क्या करना चाहिए उसको ज़रा हम लोग देखते हैं। ये हमने पढ़ा कि भारत पर इम्पैक्ट क्या पड़ा है, युद्ध किसी और का, भुगतान कोई और करे। मैंने निबंध लिखवाया था बच्चों से इस बार कि युद्ध कहीं भी हो, परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ता है। एक और लिखवाया था इसी संबंध में कि 2 देशों का युद्ध भले ही हो, लेकिन उसका समग्र प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। तो ये भी आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। भारत को क्या सब करना चाहिए? विकेंद्रीकृत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमें बनाना चाहिए, जिसे हमने बनाया भी है। 1-2 के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कर्नाटक में हमने बनाया हुआ है, उड़ीसा में हमने बनाया हुआ है। तो हमें पेट्रोलियम भंडारों को अब भर करके हमेशा ही रखना पड़ेगा। ब्लू वाटर ट्रांजिट कॉरिडोर, भारतीय नौसेना केवल गश्त तक सीमित न रह करके भारतीय मालवाहक जहाज़ों के लिए एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण बनाते हुए काम करना पड़ेगा। डिजिटल वित्तीय स्वायत्तता और रुपया स्वैप हब, पश्चिमी प्रतिबंध और स्विफ्ट प्रणाली के सशक्तिकरण से बचने के लिए भारत को तटस्थ देशों में रुपया निपटान हब बनाने चाहिए। सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी इत्यादि का भी उपयोग करना चाहिए। हॉर्मुज बाईपास लॉजिस्टिक का संचालन, फारस की खाड़ी के चेक पॉइंट से बचने के लिए हमें किसी और प्रकार के रास्तों की तलाश करनी चाहिए, और भी स्रोतों से विविधीकरण करना चाहिए, उर्वरक का भी, तेल का भी, गैस का भी। और भारतीय लोग जो एक ही जगह पर इकट्ठा है 90 लाख, तो दुनिया में और भी ऐसे जगहों की तलाश करनी चाहिए जहां पर भारतीय रह करके काम कर सकें। आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, ये हमें करना पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर ही दिया मैंने। प्रोएक्टिव मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी की, सभी को साथ में लेकर के आगे बढ़ सकने वाला डिप्लोमेसी हमें अपनाना पड़ेगा, तभी जा कर के हम आगे बढ़ सकते हैं। इस युद्ध से हम क्या कमा सकते हैं, कभी आपने सोचा? मैं आपको सोचवाता हूँ। अगर भारत के अंदर ऐसी आर्थिक रणनीति रहती, भारत के अंदर ऐसा आर्थिक माहौल रहता, लाल फीताशाही नहीं रहता, भारत के अंदर ऐसा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर रहता, तो जो दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ये और सुरक्षित हो गए हैं। अब इनका जो एक छवि था कि दुनिया के सबसे स्टेबल रीजन है, सबसे सुरक्षित रीजन है, व्यापार के दृष्टिकोण से, एनर्जी के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से, निवेश के दृष्टिकोण से, वो छवि धूमिल हो गई है, टूट गया है। आज न युद्ध बंद हो गया महाराज, 5 साल बाद तो फिर शुरू हो सकता है। इस छवि को जो नुकसान पहुंचा है उसका बेनिफिट हम उठा सकते थे कि हमारे पास मुंबई जैसा शहर है जो बहुत सुरक्षित, आप यहाँ पर आइए बिजनेस कीजिए। हमारे पास बेंगलोर जैसा शहर है, सबसे सुरक्षित अगर कोस्टल टाउन देखें तो वाईजैक है, विशाखापत्तनम है। आप यहाँ पर अपने बिजनेस को लेकर के आइए, यहाँ पर निवेश कीजिए। लेकिन इस तरह का आपको कोई कार्यक्रम कुछ नहीं दिखेगा सरकार की ओर से, सब चुपचाप से बैठे हुए हैं, महिला आरक्षण में लगे हुए हैं। भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, बहुत बड़ा झटका इसको तब लगा जब इसका एक एटॉमिक क्लॉक काम करना बंद हो गया। नाविक IRNSS 1F के एटॉमिक क्लॉक बंद हो गए हैं। 13 मार्च 2026 को यह प्रमुख उपग्रह IRS 1F पर लगी एटॉमिक क्लॉक काम करना बंद कर दिया। हालांकि इसरो के अनुसार इस उपग्रह ने अपना 10 वर्ष का निर्धारित जीवन काल पूरा किया है, इसको इसरो ने रिप्लेस नहीं किया था।
मिनिमम थ्रेशोल्ड, पृथ्वी पर किसी भी जगह का सटीक लोकेशन का पता लगाने का अंतरिक्ष में कम से कम 4 सक्रिय उपग्रह एक साथ काम करना आवश्यक है। IRNSS 1F के फेल होने के बाद नाविक नेटवर्क में केवल 3 ही उपग्रह काम करते हुए हैं, जिसके कारण से यह अब सटीक जानकारी नहीं दे सकता है। रिप्लेसमेंट उपग्रह की विफलता। इस संकट से बचने के लिए इसरो ने जनवरी 2025 में NBS-02 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया, लेकिन इंजन में एक छोटी सी तकनीकी खराबी के कारण यह अपनी सही कक्षा में नहीं पहुंच सका और यह भी विफल हो गया, जिसके कारण से आज हमारे आँख कान बंद पड़े हुए हैं। हमारे इस देश का 2026 ईस्वी में अपना GPS ठप पड़ा हुआ है। आज अगर कोई युद्ध हो जाए तो फिर से हमें अमेरिका से मदद मांगना पड़ेगा, रूस से मदद मांगना पड़ेगा, जैसा कारगिल वॉर के समय मांगना पड़ा था और उन्होंने हमें नहीं दिया था। तभी जाके हमने नाविक जैसी चीज़ बनाई थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं इसको बार बार अपने रिप्लेस करने की ओर ध्यान दिया? एक मिशन फेल हुआ तो क्यों नहीं उसको फंडिंग की गई दूसरे मिशन के लिए? कोई कुछ पूछता ही तो नहीं है अपने यहाँ। नेविगेशन ठप हो चुका है, 3 उपग्रह बचे हैं। अब इसरो जल्द ही इसको क्या करेगा तो रिप्लेस कर लेगा। नाविक क्या है? भारत का अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसे पहले IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता था। बाद में मछुआरों को क्रेडिट देते हुए भारत सरकार ने इसका नाम नाविक कर दिया था। यह भारत की मुख्य भूमि उसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र को कवर करता है। कुल 7 उपग्रह शामिल हैं। 3 उपग्रह भूस्थानिक कक्षा में है, 4 उपग्रह भूतुल्यकालिक कक्षा में है और यह काम करता है। सेवाएं क्या है? स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस देता है। प्रतिबंधित क्षेत्र, प्रतिबंधित सेवा, सेना और रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए एक एन्क्रिप्टेड सेवा भी यह प्रदान करता है। एन्क्रिप्टेड सेवा भी प्रदान करता है सेनाओं के लिए। तो भारत ने नाविक को क्यों विकसित किया था? क्योंकि कारगिल युद्ध के समय हमने मांगा था अमेरिका से कि हमें लोकेशन दे दो कहाँ पर पाकिस्तानी चौकी बनी हुई है, लेकिन उसने हमें नहीं दिया था। तब जाके हमने इसे विकसित किया था। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है, सैन्य संचालन में आत्मनिर्भर बनाता है, लक्ष्य लगाने में, सटीक लक्ष्य लगाने में, आपदा प्रबंधन में और आर्थिक विकास में भी यह हमें मदद करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वह क्या है? तो यह हमें आत्मनिर्भर जो है वो बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने जहाज उड़ रहे थे, इसकी सटीक जानकारी चीन जो है पाकिस्तान को दे रहा था कि ये जहाज़ रनवे पर दौड़ रहा है और अब इसने टेक ऑफ किया। इसी प्रकार से ये सिस्टम हमें पाकिस्तान की जानकारी दे रहा था। अगर ये सिस्टम अभी बंद हो जाएगा तो फिर हमारे पास इतनी बड़ी जो बढ़त थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस प्रकार का सिस्टम अपना नहीं है, वो बढ़त ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यह देश के रक्षा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आई होप जो संबंधित लोग हैं वो ज़रूर कुछ कर रहे होंगे। प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? हार्डवेयर और स्मार्टफोन एकीकरण। वर्तमान में बहुत कम स्मार्टफोन में नाविक रिसीवर इनबिल्ट आते हैं, जिसके कारण से आपके फ़ोन में GPS अमेरिका का सिस्टम चलता है, न कि अपने देश का सिस्टम। एटॉमिक क्लॉक की विफलता और सीमित कवरेज है इसका। कवरेज इसका भारत और उसके आसपास केवल 115 किलोमीटर तक ही सीमित है। वैश्विक स्तर पर कोई इसका खास कवरेज नहीं है, लेकिन फिर भी रीजनली रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो बढ़त अभी फिलहाल में रुका हुआ है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स बाय नीति आयोग। यह नीति आयोग के द्वारा मार्च 2026 में फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट जारी किया गया। फिजिकल का मतलब होता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। किसका भाई? तो राज्यों का। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरा वार्षिक संस्करण है। यह एक डेटा संचालित रूपरेखा है जो कैग के डेटा को उपयोग करके भारतीय राज्यों के राजकोषीय सुदृढ़ता और वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन 5 पिलर्स के आधार पर किए जाते हैं: क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, मोबिलाइजेशन, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक, और 5वां कौन सा है? तो डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ऋण स्थिरता। इन 5 के आधार पर राज्यों को मार्क्स दिया जाता है। जो राज्य बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो राज्य खराब परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती। इसी को राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कहा जाता है। राजकोष का स्वास्थ्य और सूचकांक, सूचकांक का मतलब एक सूची बना ली है हमने। FHI 2026 के प्रमुख निष्कर्ष:
टॉप परफॉर्मर तो उड़ीसा जो है इसका सबसे अच्छा रैंक है, पहला रैंक है 73.1 मार्क्स। इसके बाद से गोवा और झारखंड का रैंक तीसरा है। स्वयं का इनकी विशेषता है, स्वयं का कर हिस्सा 60% से अधिक, पूंजीगत परिव्यय का 4 से 5% और राजकोषीय घाटा का 3% से कम और मध्यम ऋण स्तर का 25% से कम इन्होंने रखा हुआ है। अग्रणी राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। मध्यम प्रदर्शनकर्ता में